बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब, कराची रोशनियों का शहर, कराची वो जगह जहां पूरे पाकिस्तान से लोग आकर अपना रोजगार तलाश करते हैं। कराची वो जगह जो सबको अपने अंदर समाये हुए है। कराची वो जगह जहां पर दुनिया भर के इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं। कराची वो जगह जहां से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं। कराची वो जगह जो रोशनियों का शहर कहलाता था। कराची वो जगह जब जहाज के ऊपर से कराची का सफर किया जाता था तो लोग देखकर हैरान रह जाते थे कि पूरे शहर में सिर्फ रोशनियां ही रोशनियां हुआ करती थी। लेकिन कराची को, इस रोशनियों के शहर को किसी की नजर लग गई है। कराची की रोशनियों के शहर को नजर किसकी लगी है? इंतजामिया कहां है? नाजरीन, कराची में डकैतियों के बाद कत्ल की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। एक रोज में 3 कत्ल, 3 डकैतियां, 3 कत्ल। कभी बैंक के बाहर, कभी किसी दुकानदार को लूटकर फरार, किसी की मोटरसाइकिल चोरी, तो कभी किसी मां के सामने किसी बेटे का कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन कसूरवार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आखिर पुलिस मंजर से क्यों गायब रहती है? और जब पुलिस मंजर से गायब रहती ही है और साथ में अगर कभी कोई इक्का दुक्का केस या कोई इक्का दुक्का मुलजिम शिकंजे में आ जाए पुलिस के, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रांग नहीं की जाती कि उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा दी जाए और वो फिर एक बेल लेकर या जमानत पर रिहा हो जाता है और फिर वो गलियों में, सड़कों पर दंदनाता फिरता है, मुसल्ला दंदनाता फिरता है और साथ में लोगों का कत्ले आम भी करता है। सीसीटीवी फुटेजेस के बाद भी, शनाख्त करने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आती। इंटेलिजेंस इदारे उस तरह काम नहीं करते जिस तरह उनको करना चाहिए। कोई भी चीज, जितनी भी चीजें आज तक चोरी हुई हैं या डकैतियों में लूटी गई हैं, वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाती। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें चीजें रिकवर हो सकती हैं। नाजरीन, एक दूल्हा जिसने अपना वलीमा भी अटेंड नहीं किया था, उसको कत्ल कर दिया जाता है उसकी मां के सामने। कभी कोई बैंक से पैसे निकालकर, जमा पूंजी निकालकर जब कोई घर जा रहा होता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले एक मज़ाहमत पर एक गार्ड को, जो 20 से 25 हज़ार रुपए की नौकरी करता है, उसको मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया जाता है। नाज़रीन, पुलिस मंजर आम से क्यों गायब है? आखिर कराची को नजर किसकी लगी है? क्या डकैती की वारदातों के पीछे दहशतगर्दी मौजूद है? क्या डकैती की आड़ में दहशतगर्दी की जा रही है? क्या कराची का अमनो अमान दोबारा प्लानिंग के तहत तबाह किया जा रहा है? क्या कराची का अमनो अमान जिस तरह बहाल था उसी तरह बहाल रह सकेगा? क्या कराची का अमनो अमान दोबारा खराबी की तरफ जा रहा है? कानून इस बारे में क्या कहता है? हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जावेद अहमद राजपूत, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कानून में ऐसी कौन सी जो है वो चीजें बाकी रह गई हैं या कौन सी तरमीम की जा सकती हैं जिसपे इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रांग हो कि जो डकैती का मुलजिम या कत्ल का मुलजिम जो पकड़ा जाए उसके खिलाफ स्ट्रांग एविडेंस हो, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रांग हो कि वो बेल पर रिहा ना हो सके। बहुत शुक्रिया जावेद अहमद साहब, हमें टाइम देने के लिए। हम आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अब आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन, बहुत ही ब्रीफ, आपने बहुत ब्रीफ सवाल किया, लेकिन बड़ा जामे सवाल बनता है ये आपका। लेकिन इस पे बहुत सारे मामलात हैं। सबसे पहला मामला तो ये है कि हमारे यहाँ कोई रिस्पांस नहीं है पुलिस का। आप जब भी उन्हें फोन करते हैं, कोई वो अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोबाइल नहीं है, ऑयल अपना डीजल नहीं है, 10 उनके मामलात रहते हैं। और फिर चले वो जब वो स्पॉट पे पहुंच जाते हैं तो जब तक वारदात करके निकल जाते हैं। अच्छा, मकामी लोगों में जहाँ ये वाक़यात होते हैं उन्हें वहाँ भी कोई इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग डरते हैं, गवाहियाँ नहीं देते और गवाही ना होने की वजह से मुल्जिमान अदालत से निकल जाते हैं। इवन कि उनके घर वाले भी गवाही के लिए आने के लिए तैयार नहीं होते। जी बिल्कुल। तो इसमें ये भी मामलात हैं। जहाँ तक आपने निशानदेही की कि जनाब कोई दहशतगर्दी का ये मामला तो नहीं है, तो इसे भी नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। और हमारी प्रोसिक्यूशन जो है, हालांकि उसकी बड़ी उनकी मराज बढ़ा दी गई, प्रोसिक्यूटर्स की तादाद बढ़ा दी गई, लेकिन उनकी अब तक जो है ना कोई ऐसी एफर्ट्स नजर नहीं आती कि वो अपने केस को पूरी तवज्जो के साथ लड़ें, तमाम एविडेंस कलेक्ट करके अदालत के पास लेके आए। अदालत एक मुलजिम को 1 साल जेल में रखती है, 2 साल जेल में रखती है। अब बगैर ट्रायल के अदालत उसको कब तक जेल में रख सकती है? सही। और बगैर एविडेंस की अदालत उसको किस तरह सजा दे सकती है? देखिए, अदालत ने अल्लाह को भी जवाब देना होता है
और अपने आप को भी जवाब देना होता है, और बगैर गवाही के किसी को सजा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। और आप सहाफियों से ये बातें छुपी हुई नहीं है कि मतलब बीच चौराहे पे दिन दिहाड़े कोई वाकया होता है, जब वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है तो एक गवाह भी पूरे इलाके से बनने को तैयार नहीं होता जी। अच्छा, तो क्या मुहिम चलाई जाए, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, तो फिर ही कोई मामला आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो फिर जो हमारा हाल है वो जी। अच्छा जावेद साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि क्या वीडियो एविडेंस काफी नहीं होता अदालत में? देखिए, वीडियो एविडेंस के साथ कोई ना कोई अपना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी साथ सपोर्टिंग होना चाहिए। अगर वीडियो एविडेंस वाजे है तो उस पर भी बिल्कुल अदालतों ने सजाएं दी हैं, और वो सजाएं ऊपर तक जाके अपहेल्ड हुई हैं, क्योंकि अब तो ऑडियो वीडियो और ये अपना जो साइबर क्राइम के जो मामलात हैं, ये तो तमाम ही आप समझ लें कि ये तो अपने यूट्यूब पे और इस तरह के मामलात होते हैं, तो वो तो तमाम उसी पे चलते हैं। तो अब तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट अथॉरिटियां आई हैं, जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने जो जिसकी तशरीह की है, उसमें तो ऑडियो वीडियो बिल्कुल एविडेंस उसकी काबिल कबूल है। अच्छा, तो क्या पुलिस की गवाही जो है वो मतलब अदालत मानने से इनकार करती है? क्या उसके ऊपर वो एक्शन नहीं होता जो एक आम इंसान के? ऐसा कोई कानून नहीं है, ना ही कभी पुलिस की गवाही अदालत ने मानने से इनकार किया है। अदालत असल में देखिए, आपको मालूम है कि हमारे पुलिस के मामलात भी कोई इतने अच्छे नहीं है। आप थाने में चले जाएं तो आपको अंदाजा होता है कि पुलिस का रवैया आम लोगों के साथ क्या है। हर काम के वहाँ पे कोई ना कोई मामलात हैं, वो अपनी मामलात उसमें निकाल लेते हैं, फिर ये और पैसों का भी मामला होता है, बहुत दीगर मामलात हैं। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की एविडेंस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के गवाह तो इस तरह से ही गवाह होते हैं जैसे कोई आम आदमी का गवाह है। जब तक कि मुलजिम से पुलिस की कोई दुश्मनी साबित ना हो जाए तो पुलिस की गवाही को मान लेना चाहिए। ओके। लेकिन अदालत थोड़ा सा डरती है कि ये पुलिस वाले सारा दिन झूठ बोलते हैं, बिलावजह लोगों को गलत भी फंसाते हैं। आपको मालूम है जाली पुलिस मुकाबले भी हमारे यहाँ होते हैं, तो अदालतें ने इन चीजों को भी देखना होता है। तो इस वजह से मुल्जिमान को कुछ शक का फायदा मिल जाता है। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि अगर कोई मुल्जिम है जो जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है और जाहिर है उसके कोई गवाह नहीं बन रहा, तो क्या उस वीडियो के अगेंस्ट उसको कितनी मिनिमम और मैक्सिमम सजा हो सकती है अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट हो? एविडेंस तो और सिर्फ वीडियो ही है, अगर इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी हो और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अपना सही रोल अदा करे। ताल्लुक होता है ना। जी जी। वो तो ऑफेंस के हिसाब से होती है। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसे सजाए मौत होगी या उसे अपना उम्र कैद होगी। अगर डकैती की है तो उसकी सजा 3 साल से 7 साल। बेल जो है वो बेल फौरन कैसे हो जाती है? नहीं, बेल फौरन तो नहीं होती। देखिए, वही बात मामला आ जाता है कि प्रोसिक्यूशन जो है अपनी एविडेंस को बेल स्टेज पे प्रॉपरली जज के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। सही। और उनके वकला की वो ट्रेनिंग नहीं होती है। माजरत के साथ, हमारे प्रोसिक्यूटर हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो सुन रहे होंगे तो वो मेरी बात को बुरा ना माने, तो उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है। जो एक वकील अपनी तैयारी करके केस की जाता है तो वो प्रोसिक्यूटर से बहुत आगे चला जाता है। तो ये थोड़ी सी प्रोसिक्यूशन की ट्रेनिंग की ज्यादा मेरे ख्याल से जरूरत है इसमें। अच्छा, वैसे आपने बहुत सारे आप सुप्रीम कोर्ट के जो है ना वो एडुकेटेड, आपने बहुत सारी जो है ना वो कोर्ट्स से गुजर के वहां तक पहुंचे होंगे, तो मुझे ये बताइएगा कि पुलिस से डायरेक्टली जाहिर है वो वकीलों का वास्ता पड़ता है, तो उसमें आप ये समझते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान खासतौर पर सिंध की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि बहुत सारे मुलजिम ऐसे हैं जो मुजरिम बन ही नहीं पाते, वो मुलजिम ही रहते हैं और बेल पे रिहा हो जाते हैं। हमारी चालान बहुत इतने लेट जमा होते हैं, एविडेंस जो है वो इतनी स्ट्रांगली कलेक्ट नहीं होते, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का लैक है ना? बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है, और वो अपने जाती मफादात के लिए भी बाज़ दफ़ा इन्वेस्टिगेशन में केसेस को ख़राब कर देते हैं। फिर वो बुराई प्रोसिक्यूटर पे आ जाती है, कोर्ट पे आ जाती है। वो जानबूझ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है या तो वो मुल्जिमान से मिल जाता है, सही इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पेश नहीं करता। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि 3-4 लोग कोई ऑफेंस करते हैं तो वो 1-2 लोग को बीच में से निकाल देते हैं, बाकी 1-2 लोग जो रह जाते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं होता कि 2 आदमी या 1 आदमी वो काम कर सकें, तो उन्हें शक का फायदा मिलता है, वो भी निकल जाते हैं। तो ये ज्यादातर जो मामला जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप आईओ कहते हैं उसके नाम में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, ये ज्यादा केस को खराब कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब तो महकमा ही अलग कर दिया ना इन्वेस्टिगेशन का, ऑपरेशन का, तो अभी भी क्या से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वही अच्छा। पुलिस उस तरफ बैठी हुई है, वही वही वर्दी पहने हुए उस तरफ बैठे हुए हैं। ना उन्होंने कानून पढ़ा हुआ होता है, ना उन्होंने कोई सही सेक्शन वो अप्लाई करते हैं, ना वो जो प्रॉपरली उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब वो असल में जो आपको मालूम है कि पुलिस को जब तक कोई तामुन न किया जाए तो वो वहां आते नहीं है। वो कहते हैं जी गाड़ी लाओ। अब एक आदमी लुट चुका है, अब वो पुलिस को जाए वहां डीजल डलवा के गाड़ी लाए और मौका मुआयना करवाए। तो जब इस तरह के हालात होंगे और इस तरह के हमारा कल्चर होगा तो फिर रिजल्ट भी इसी तरह के आएंगे जैसे आपने बताए हैं अभी। अच्छा, कानून क्या कहता है कि अगर मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी टाउन में अगर किसी के साथ कोई डकैती की वारदात होती है तो डायरेक्टली पुलिस के अलावा किसको अप्रोच करे कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्शन जो है, वो कानून उसको क्या इजाजत देता है कि एडमिनिस्ट्रेशन है और डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर है, पुलिस का आईजी है, डीआईजी है, महकमे को आप हेल्प के लिए बुला सकते हैं, लेकिन आपको इलाके पुलिस को अप्रोच करना पड़ता है। वैसे तो डीजी रेंजर्स का भी अब चलते रहते हैं टिकट्स के, भाई जनाब हमसे राब्ता करें, हम ताउन करेंगे, तो लेकिन वो इतना क्विकली कर नहीं सकते क्योंकि रेंजर्स की तादाद भी कोई इतनी ज्यादा कराची में तो नहीं है कि हर जगह वो खड़ी हुई है। जी 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 जी। तो आना तो एरिया पुलिस को ही होता है और एरिया पुलिस जो है उसको हमेशा लेट कर देती है, जिसका फायदा मुल्जिमान को ही होता है। वो निकल जाते हैं वहां से वारदात करके। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका क्लेम देखिए, एक मुल्जिम का एक आम शहरी का नुकसान हो गया तो इसका क्लेम की भरपाई जो है वो कौन सा इदारा इसकी क्लेम की भरपाई कर सकता है कि आवाम को अवेयरनेस हो कि भाई वो क्लेम के लिए भी कहीं जा सकते हैं, उनकी गाड़ी चोरी होती है, उनका मोबाइल चोरी होता है या कोई चीज छिनती है तो वो किसको क्लेम करें, कौन से इदारे को पकड़ें ताकि वो पुलिस को रिस्पॉन्सिबल करे? देखिए आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सारा दिन आप लोग अपना थानों में, एसएसपी ऑफिस, आईजी डीआईजी के ऑफिस में आप जाते हैं। कई बेचारे अच्छे भी पुलिस अफसर आए हैं, अच्छे बहुत सारे पुलिस अफसर बहुत अच्छे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, उन्होंने बड़ी कोशिशें भी की हैं, उससे थोड़ी बहुत तब्दीली भी नजर आती है, लेकिन जब तक पढ़े लिखे और मकामी लोग पुलिस में नहीं होंगे ना, मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी तब्दीली हमें कहीं नजर आएगी। तो कोर्ट के अपनी तरफ से इस तरह कोर्ट के बहुत सारे अहकाम आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कराची पुलिस को, सिंध पुलिस को पाबंद क्यों नहीं करती कि वो अपने जो उनकी जिम्मेदारी है उनको निभाए? और कभी आईजी को नहीं बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कि अपनी जिम्मेदारी निभाए? आईजी को भी बुलाया, डीआईजी को भी बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन भी लिए, हाई कोर्ट ने सो मोटो एक्शन भी लिए, लेकिन वो फिर देखिए आजाद में फिर हमारी हुकूमतें भी नाराज होती हैं, हमारे मिनिस्टर भी नाराज होते हैं। जनाब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, ये भी अदालत सॉल्व करना चाहती है, हमारे वो पावर लेना चाहती है, तो उस पर बड़े मामला हुए। आपको मालूम होगा पिछले दिनों आईजी की तब्दीली के मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन फिर भी जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो जाहिर है कि लोगों ने चलानी होती है, सिंध गवर्नमेंट चलाती है, फेडरल गवर्नमेंट चलाती है, तो आप अदालतें बराह रास्त कोई टसल तो नहीं कर सकती किसी भी इदारे से। अदालतें अपनी टाइम कोशिश करती रहती है और वो कोशिशें कर भी रही है। अच्छा, तो आपका क्या मशवरा क्या है, क्या ओपिनियन है? आपने इतनी सारी कोर्ट्स को देखा है, कॉम्प्रिहेंसिव आपका एक्सपीरियंस है, इन वारदातों को कैसे रोका जा सकता है, कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? तक मैं पुलिस की तरफ से बात कर रहा हूं कि पुलिस ऐसे कौन से इकदाम करे, इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से चीजों को ऐड या डिलीट करे जिससे ये मामला कम हो सके? लेकिन सबसे पहले तो पुलिस को ये काम करना चाहिए कि कोई भी फोन आता है, कोई भी इतला मिलती है तो उससे जितना कोई रिस्पॉन्स हो सकता है वो किया जाए, और वारदात होने के साथ ही इलाके की नाकाबंदी की जाए, कोशिश की जाए। कराची बहुत बड़ा शहर है, इसकी नाकाबंदी भी पॉसिबल नहीं हो पाती है, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन कोशिश करके उसकी नाकाबंदी की जाए, उस इलाके को घेर लिया जाए, जो अपना करीब में नफरी वगैरह लगा ली जाए और वहां से कोशिश की जाए कि मुल्जिमान वहां से निकल ना पाए। और दूसरा, इलाके के लोगों को भी चाहिए कि वो कोशिश करें अपनी जान बचाते हुए, क्योंकि मुल्जिमान जो होते हैं वो मारने में बिल्कुल तरह नहीं करते, लोगों को कत्ल भी कर देते हैं। तो इसलिए अपनी जान बचाते हुए लोगों को असले का लाइसेंस भी देना चाहिए और लोगों में ये थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जनाब जब तक पुलिस आ रही है, अगर हमारे साथ कोई वारदात हो रही है, हमारे पास लाइसेंस वाला असला है, तो बिल्कुल हम अपने सेल्फ डिफेंस में काम करना चाहिए। और थोड़ा सा लोगों की भी मेरे ख्याल से ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसे पहले पीकेआर हुआ करती थी, रजाकार हुआ करते थे, लोगों में ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो वो भी थोड़ा सा उसकी अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा, नहीं असल में कुछ लोग इसलिए भी नहीं आते कि भाई ये पुलिस केस बनेगा, फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, गवाहियों के लिए बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, अपना टाइम जो है जाहिर है वो हर किसी का टाइम का एक शेड्यूल है, वो नहीं आ पाता, नहीं टाइम दे पाता, तो उसके लिए कोई ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती कि उनका फोन पे बयान ले लिया जाए या वीडियो बयान ले लिया जाए कि उनको कोर्ट ना जाना पड़े, ताकि ये चीजें आसान हो सकती हैं? कि कानून किसी ऐसी चीज की इजाजत देता है? इस तरह का कानून बना नहीं है। अच्छा,
हाँ, ली तो जा सकती है, लेकिन अभी तक हमारे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो इस पे बाकायदा सिर्फ असेंबली में, कौमी असेंबली में बातचीत होनी चाहिए, कोई कानून में तरमीम होनी चाहिए, और अब ये वक्त की जरूरत है जो आप कह रहे हैं। और दूसरा जो अदालती मामला है उसमें वाकई और लोग आते हैं, गवाहियां नहीं हो पाती है तो मामला डिले हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मामला आने या जाने से लोग नहीं घबराते, न डरते, लोग सिक्योरिटी की वजह से डरते हैं। जो हाँ, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे नहीं पाती जो उनको देनी चाहिए, हिडन नहीं रख पाती गवाहियों को। पुलिस पे, अब लोगों को पुलिस पे यकीन नहीं है, लोगों को पुलिस पे यकीन नहीं है, प्रोटेक्ट कर पाएगी। जी 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 जी। तो प्रॉब्लम ये है, लोगों का यकीन अगर हो जाए ना, भले पुलिस कम भी सिक्योरिटी दे सके ना दे सके, लेकिन पुलिस हमें यकीन हो कि यार ये हमारे मुहाफिज है। असल में पुलिस से ना लोग काफी अब घबराते भी हैं, और पुलिस का अब तो खैर लोगों के देखिए आगे से आप तो माशाल्लाह के अपने क्राइम की रिपोर्टिंग करते होंगे, क्राइम की रिपोर्टिंग से वाबस्ता लोग हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे, आप जो बातें बता रहे हैं, लोग कोई मर्डर हो जाता है या कोई संगीन वाकया हो जाता है तो रिपोर्टिंग होती है, अदरवाइज लोग हमें आके बताते हैं कि जनाब मेरा मोबाइल छीन गया, मैं तो थाने ही नहीं गया। वो कहते हैं कि ये ले आओ, वो ले आओ, मोबाइल का डब्बा ले आओ, फला ले आओ, बजाय कि वो उसकी रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई करें, मुलजिम को पकड़ने की कोशिश करें, वो उसको इतना परेशान करते हैं जिसके साथ डकैती है, चोरी होती है, वो आइंदा के लिए दोस्तों को मना करता है यार मोबाइल छीन गया तो बस खामोशी हो जाना। या कम से कम जाके लोग ये कह देते हैं हमसे डरता रहे थे, राम हमसे कहीं गिर गया, तुम्हारा खासा कोई वारदात में इस्तेमाल हो रही है, वो इस डर की वजह से लोग जाते हैं रिपोर्ट करा रहे। वो असल में पुलिस की तरफ से अवेयरनेस भी नहीं है, पुलिस की जो अवेयरनेस तो दूर की बात है, पुलिस ताउन ही नहीं कर रही, पुलिस ताउन भी नहीं करती। सही बात है, पुलिस बहुत सारी जगहों पर वहाँ बैठे हुए हैं ना, कोई चीज सही ट्रेनिंग ही नहीं है कि किस तरह लोगों को एंटरटेन, लोगों को किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए, किस तरह से लोगों की दादरसी करनी चाहिए, तो उनकी बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना उनकी अप्रोच है, ना वो चाहते हैं करना ना। अच्छा, तो इसमें अच्छा सीपीएलसी भी इदारा अलग है, पुलिस का ऑपरेशन का इदारा अलग है। वो जो मुलजिम होता है, जो वो होता है जिसका मोबाइल छिनता है, जो मुतासिर होता है, पुलिस उसको ही कहती है सीपीएलसी में जो है ना वो रिपोर्ट कर देना। जबकि सारा डाटा अगर आपके पास है तो आपको चाहिए कि इंटरकनेक्शन हो आपका इदारा, कि आप जैसे रिपोर्ट दर्ज करें वो ऑटोमेटिकली सीपीएलसी के पास पूरा डाटा पहुंच जाए, ताकि सीपीएलसी उसका क्विक एक्शन ले सके। वो उसी को कह रहे होते हैं कि यार आप सीपीएलसी में रिपोर्ट कर देना, उसके लिए ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, मैक एड्रेस चाहिए होगा, ये सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से ये डायरेक्टली पुलिस का काम है कि आपके अपने इदारे इंटरकनेक्टेड हो, ताकि आपको लोगों को रेक्टिफाई करना, लोगों को ढूंढना आसान हो। असल में जो ड्यूटी ऑफिसर थाने में बैठे होते हैं ना, जी जी, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मेरे को क्लाइंट है, दिल्ली कानून से मेरे पास है कि जी हमारे बंदे को पुलिस वाले उठा के ले गए। मैं कौन सा थाना था जी? फेयर थाना। अब मैं फेयर थाने सुबह 5 बजे पहुंचे हैं, तो उन्हें मालूम है कि भाई ये बंदा यहाँ से उठाया और सारा थाना लेके चले गए। हमने कहा कि वो क्रिमिनल है या नहीं, ये तो उसको बेहतर ही नहीं था। अच्छा, वो यहाँ तक हमें तामुल करने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ जी वाकई यहाँ से पुलिस गई थी और ये पुलिस उठा के उसको डिफेंस थाने में ले गई है। अब कभी वो किसी थाने में जा रहे हैं, कभी वो किसी थाने में जा रहे हैं, जिस तरह कोई तलाशी गुमशुदा का इस्तेमाल होता है ना। जी 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 जी, तो जानबूझ के वो परेशान करना, हालांकि उनकी ड्यूटी है लोगों को असिस्ट करना, लोगों को बताना, लोगों की रहनुमाई करना। नहीं सर, एक आम शहरी तो थाने में जा भी नहीं सकता, उसको संतरी रोक लेता है और बोलता है भाई क्या काम है। तो ये सबसे बड़ा मसला, जब तक आप थाना कल्चर डेवलप नहीं करेंगे ना। इमरान खान साहब ने बहुत कहा था कि मैं थाना कल्चर चेंज करूंगा, और कहते हैं कि केपीके में उन्होंने किया भी है। हमें तो नहीं मालूम केपीके की हालात कितना, हम ज़ाहिर ज्ञान जहाँ वहाँ कम होता है, अल्लाह करे वहाँ बेहतर हुआ हो, लेकिन यहाँ कराची में तो कोई ऐसी बेहतरी कहीं से नजर नहीं आती है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जावेद अहमद राजपूत साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन फिलहाल चल रहे हैं हम एक ब्रेक की जानी, ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कराची में डकैतियों के हवाले से। डकैतियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पुलिस मंजर-ए-आम से गायब है, और पुलिस अगर किसी को पकड़ भी ले तो इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, और लोग जो हैं या जो मुलजिम है वो बेल पे रिहा हो जाता है। पुलिस एविडेंस इतने अच्छे कलेक्ट नहीं कर पाती, तो जाहिर है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं लैक मौजूद है। और अगर लैक है तो वो क्यों है और किस तरफ से है और कहां से है, और इसको बेहतर करना किसका काम है। अगर कुछ गैप है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, अगर लोग गवाहियां नहीं दे पाते, लोग गवाही देने को तैयार नहीं है, तो उसकी क्या वजूहत है? क्या इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए, कोई कानून साजी होनी चाहिए, या कानून में ये गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर कोई ना आ सके तो उसकी गवाही वीडियो कॉल पर ले ली जाए, या उस पर जो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो
घर जाकर उसकी गवाही ले ले और उसको रिकॉर्ड कर ले। कोई ऐसी कानून साजी इस पर करनी चाहिए ताकि लोग अपनी सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी गवाही जो है ना वो नहीं देते क्योंकि सेफ्टी जो है वो उसमें वो पूरा नहीं उतर पाती, पुलिस और सेफ्टी नहीं फराहम कर पाती। और जाहिर है सबकी सेफ्टी का जिम्मेदारी, सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है और डायरेक्टली पुलिस के ऊपर है, और एक वही इदारा है जो मैनेजमेंट फोर्स है हमारी। ये पुलिस एक वो फोर्स है जो पूरे कराची की मैनेजमेंट को देख रही होती है, क्राइम्स को देख रही होती है, और हर चीज़ जो है वो इनके ही थ्रू जो है वो जा रही होती है। नाज़रीन, यहाँ पर इतने मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत का कोई भी बयान इस हवाले से नहीं आ रहा, ना ही किसी आईजी का, ना डीआईजी का, ना किसी पुलिस के किसी जिम्मेदार शख्स का कोई बयान जो है वो इन डकैतियों की वारदात के लिए आ रहा है कि भाई इसको हम कैसे कम करें, कैसे रिड्यूस करें ताकि शहरी अपने आप को महफूज जो है वो समझ सकें। बिल्कुल ठीक बात यह है कि ये तो वो वारदातें हैं जो वारदातें होने के बाद कत्ल कर दिए गए तो मंजर आम पर आ भी गए, लेकिन इतने बड़े कराची में जहां पर कम से कम 2.5-3 करोड़ की आबादी है, वहां पर जब मोबाइल छीना जाता है या नकदी छीनी जाती है तो उसकी रिपोर्ट लोग डर के मारे नहीं करवाते कि पुलिस हमसे ही कोई खर्चा पानी ना ले ले या हमसे ही जो है ना वो सवाल जवाब के अंबार हमारे अगेंस्ट ही ना लगा दे, क्योंकि पुलिस एफआईआर करने से कतरा रही होती है ताकि कम से कम जो है ना वो क्राइम रेशो शो किया जा सके। तो नाज़रीन, इन सब को कैसे हम कम कर सकते हैं, पुलिस का इसमें क्या किरदार हो सकता है, इसी के लिए हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्जील खड़ल साहब डीआईजी साउथ है, जैसे हमारा रब्ता होता है और हम उनसे बात करते हैं तो ये अभी जिस तरह बात कर रहे थे जावेद अहमद राजपूत साहब कि पुलिस जो है उससे अवाम घबराती है। नाज़रीन, पुलिस से अवाम क्यों घबराती है? आखिर पुलिस अवाम दोस्त क्यों नहीं है? ऐसी कैंपेन्स क्यों नहीं चलाई जाती? हुकूमती इदारे इस पर खामोश क्यों होते हैं? सिंध पुलिस में रिफॉर्म्स की जब भी बात होती है तो वो कभी भी उसके ऊपर जब बात होती है तो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। आप थानों की हालतें देख लें, वहाँ पर देखा जाए तो थानों के अंदर अगर कोई मुल्जिम है, चाहे वो अभी तक तो जब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो मुल्जिम है, वो मुजरिम तो नहीं साबित हुआ, तो वो जो मुल्जिम है जो लॉकअप के अंदर बंद होता है उसकी खाने का इंतजाम, उसके बिस्तर का इंतजाम, या अभी कोरोना की सूरत हाल चल रही है उसमें उनकी सेहत का इंतजाम कैसे किया जाता है, वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं उनमें उनका क्या हाल होता है। मच्छर, मलेरिया, डेंगू ऑलरेडी बहुत है वहाँ पे, मच्छर इतने कसीर तादाद में होते हैं, और यहाँ तक कि पुलिस को खुद का, जिस तरह जावेद साहब कह रहे थे कि उनको किसी को गिरफ्तार करने के लिए भी डीजल की कमी होती है और कहीं जुगाड़ से वो डीजल जो है वो गाड़ी में डलवा रहे होते हैं। तो इन सब के पीछे वजूहात क्या है? क्या इनको फंड नहीं दिया जाता, या अगर फंड दिया जाता है तो क्या ये फंड खा लिया जाता है, या करप्शन की नजर हो रहा है? क्योंकि पुलिस, हमारे यहाँ पुलिस समझा जाता, तासुर ये है पूरे पाकिस्तान में कि कराची की पुलिस, सिंध की पुलिस जो है वो बहुत सस्ती है, बहुत सस्ते में बिक जाती है, और जो उसको जाहिर है थोड़ा सा स्ट्रांग होगा वो उसको पैसे देके खरीद सकता है और इन्वेस्टिगेशन भी अपने हक में बनवा सकता है। जैसे कि जावेद साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है वो भी मुल्जिम के हक में चला जाता है और मुतासिर के हक में नहीं जाता, क्योंकि उसको वहां से कुछ जुगाड़ का और कुछ खर्चे पानी का, चाय पानी का असर होता है। और ये खर्चा पानी नाज़रीन कम नहीं होता, ये खर्चा पानी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा जी, इसी हवाले से हमने बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हैं एक के मोहसिन साहब, उनसे हमने रब्ता किया है कि वो इस बारे में जो डकैतियों की वारदात कराची में बढ़ती जा रही है इस बारे में वो क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। मुझे बताइएगा कि क्या डकैतियों की वारदात कराची में बढ़ती जा रही है? बहुत सारे लोगों से आपकी बात भी हुई होगी, तो क्या कहना है पुलिस का और इदारों का? ये शहरी तो है क्योंकि उनका जानो जो है वो नहीं है। अभी आपने देखा होगा एक लड़का, अभी हाल ही में उसकी शादी हुई थी, वो घर से बाहर निकल रहा था और गन पॉइंट पर उन्होंने लूटने की उसे कोशिश की, उसने जरा सी मजामत की, उसे गोलियों से छलनी कर दिया और वो बेचारा जान बहक हो गया। इस तरह कई नौजवान हैं अपनी जानें दे रहे हैं शहर में, लेकिन पुलिस जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि चौकों चौराहों पे खड़े हो जाना और मासूम जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको रोकना, उनकी तलाशी लेना, अगर गुटखा निकल गया या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनसे पैसे बटोर लेना। इन कामों के लिए पुलिस रह गई है। पुलिस का जो काम है करने का वो ये है कि इतना बड़ा मेगा सिटी शहर है, इसमें अपना
सर्विलेंस का काम जो है वो तेज करें। कैमराज लगे हुए हैं, कैमराज में नजर भी आ रहा है डकैत फलां जगह से लूट के फरार हो, लेकिन जो है रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। पुलिस का जो कैमरा सिस्टम है और मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि फलां जगह से फलां मारूफ रोड से एक डाकू वहां से लौट कर फरार हुए। उनका अपना पुलिस का सिस्टम है, उसमें उन्हें फौरी तौर पर जो है उन डाकुओं के पीछे लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। गवर्नमेंट की सतह पर जो मशीनरी है, ज़ाहिर है मुराद अली शाह साहब के पास है वजारत दाखिला सिंध, और उसी के अंडर में है पुलिस भी और IG भी, चीफ कमांडर वो हैं। लेकिन मुराद अली शाह जो हैं वो बजाते खुद तो नहीं जा सकते चौकों चौराहों पर। ये काम करना है नीचे पुलिस का, कराची पुलिस चीफ को काम करना है, नीचे SSPs, SP, DSP, SHO लेवल पर ये काम होना है। बहुत ज्यादा जो है वो शहरी परेशान है, क्योंकि ये 10-12 दिनों में जो ही ये नया साल जो है वो नया साल शुरू हुआ है, इसमें डाकुओं ने शहरियों को भंबोड़ के रख दिया है। शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। घरों से नौजवान जो है निकलते हैं तो माएँ कहती हैं कि बेटा अपना ख्याल रखना कि आपको जो है कोई डाकू अगर लूटने लगे तो आप फौरी तौर पर अपना मोबाइल दे देना, अपनी नकदी दे देना, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ये किसी न किसी नुक्कड़ पे, किसी मोड़ पे ये मेरा बेटा लुट जाएगा। तो ये सूरत हाल है। दुकानें लूट रही हैं, दुकानों पे सरेआम आके, और जत्थों के जत्थे हैं, 2-2, 3-3 बाइकों पे 2-2, 3-3 लोग बैठे हुए हैं। डाकू उनके हाथों में पिस्टल है या फिर उन्होंने छुपाया में पिस्टल है, वो जिसको चाहते हैं लूट कर फरार हो जाते हैं बड़ी आसानी से। तो ये बिल्कुल, इसको तो देखें, ये जवाबदेह होना पड़ेगा किसी को। CPU कराची को कम से कम जवाबदेह होना पड़ेगा। और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट साउथ में बहुत ज्यादा हो रहे हैं वाकयात, उसके अलावा सेंट्रल है, गडाब है, मलीर है, मतलब सारे 6 के 6 अल्लाह में कराची के जो है वो ये डकैती की वारदातें इस वक्त उरूज पे हैं। और सबसे ज्यादा अच्छा काम जो है कारोबार इस वक्त डकैती ही बन चुका है, मैं समझता हूँ। अब नौजवान नस्ल जो है वो बेरोजगारी से, महंगाई से तंग आकर खुदा न खास्ता इस मकरू धंधे में पड़ जाए, जिसे हम रोक नहीं रहे, पुलिस जिसको रोक नहीं रही, तो किस तरफ जाएगी हमारी नेशन, हमारी कौम। जी है। अच्छा, आपकी जाहिर शहरियों से बात हुई होगी, पुलिस से भी बात हुई होगी, तो ये जो ताजिर बरादरी है वो भी गैर महफूज है, क्योंकि दुकानों पर डकैतियां, मॉल्स में डकैतियां, बैंक्स में डकैतियां बहुत आम सी हो गई हैं। तो ताजिर बरादरी प्रेशर नहीं डाल रही पुलिस के ऊपर या वज़ारत दाखिला की मुराद अली शाह के ऊपर कि वो इन चीज़ों को रोकें और कंट्रोल करें, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह आपने कहा कि अगर हमारी नौजवान नस्ल इस तरफ पड़ गई कि भाई ये तो बहुत आसान काम है। जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी दरअसल इस वक्त तो डुअल क्राइसिस का शिकार है। एक तो उनके ऊपर फेडरल टैक्सेस की भरमार कर दी गई है, इसके अलावा प्रोविंशियल टैक्सेस अलग हैं, वो ताजिर बरादरी को बेयर करने हैं। फिर उनकी जितने भी कारोबारी मार्केट्स हैं, कारोबारी जो है वो सेंटर्स हैं या शॉप्स हैं, उनके सामने कचरा हर वक्त पड़ा रहता है, वो उससे नाला है। फिर प्लस ये एक नई मुसीबत उनके ऊपर आ चुकी है कि डकैतियां हो रही हैं। ताजिर बरादरी बिल्कुल इस पे लाहेमल जो है वो बनाएगी। मेरी अतीक मीर साहब से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि हम इसमें बहुत ज्यादा परेशान हैं। कराची ताजिर इत्तेहाद के जो सरबराह हैं, उनका कहना था कि हम जल्द अज जल्द इस पे लाहेमल बनाएंगे। बहुत शुक्रिया AK मोहसिन साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। इस तरह उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी डुअल जो है ना वो डिजास्टर का शिकार है और वो बहुत मुश्किल में है। इसमें ताजिर बरादरी की एक तरफ से इनसिक्योरिटी भी है और दूसरी तरफ से जो है ना वो फेडरल के टैक्सेस भी हैं। इसी वाले से बात करने के लिए हमने समाजी रहनुमा आलिया सारिम साहिबा टेलीफोन लाइन में मौजूद है, हम उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आलिया सारिम साहिबा प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। एक बार फिर मैं आपको वेलकम करता हूँ। आलिया साहिबा, बात हो रही है कराची में, खासतौर पर सिंध में डकैतियों की और कत्ल की, कि डकैतियां भी की जाती हैं और शहरियों को कत्ल भी कर दिया जाता है, और पुलिस जो है वो अभी तक उनका कोई बयानिया सामने नहीं आया, अभी तक कोई स्पोक पर्सन पुलिस का नहीं बोला कि हम इसको कैसे कम भी करेंगे। तो आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? इस पर बात यह है कि बयानिया देना खासा मुश्किल काम हो गया है किसी के लिए भी, क्योंकि सारी पब्लिक अब वो सारी चीजें इस्तेमाल करती है जो पहले नहीं की जाती थी। सबकी अपनी राय भी आ जाती है, और अगर कोई शख्स कोई गलत बात कह देता है तो वो छुपाई भी नहीं जा सकती, वो एकदम वायरल भी हो जाती है। तो अगर मैं समझती हूँ कि इतनी ही जिम्मेदारी से समझते हैं कि गलत बात करना मुश्किल हो गई है, तो क्या ही अच्छा हो कि ये काम बहुत अच्छे अंदाज में करने लगे। और ये चोरी डकैती, अभी तो बात हो रही थी ताजिर बरादरान की। देखिए, ताजिर जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से इतना ब्लेस्ड होता है कि उसको कई दफा नफे में नुकसान होता है, यानी उसका नफा कम हो जाता है। जब हम स्ट्रीट क्राइम की बात करेंगे, डकैती की और चोरी की बात करेंगे, तो इस बात को तो आपको लोअर लेवल तक लाना पड़ेगा।
आपको डेली वेजेस के आम लोगों तक बात लानी पड़ेगी। वो लोग जमीन पर अपनी चादर लगाकर इस पर कुछ चीजें बेचते हैं, या जो रेड़ी लगा रहे होते हैं, या वो बस रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। आपको उन तक जब आना पड़ेगा तो आप यकीन कीजिएगा, सुबह निकलने वाले को ये पता नहीं होता कि रात को फाके के साथ आऊंगा या कुछ कमाकर। अल्लाह पेट तो भरता है सबका, मैं नेगेटिव नहीं होना चाहती, लेकिन उसके बावजूद एक चलिए रोटी की बात थोड़ी है। अस्पतालों में जो सब कोविड की लहर दोबारा दौड़ गई है और जिस तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक इदारे के साथ वाबस्ता हूँ, उससे चला रही हूँ सारिमनी ट्रस्ट के हवाले से, तो जिस तरह से लोग इस वक्त परेशान होकर कह रहे हैं कि हमारी दवाइयों का बिल, अस्पताल का बिल, मरीज का बिल खुदारा ये कर दिया जाए, तो रोटी और वो चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन क्या ये मरीज या बीमार, क्योंकि देखिए डकैती कब होती है, जो प्रोफेशनल है उनको छोड़ दो, एक आम शहरी इस तरफ कब राग़िब होता है, जब वो फ्रस्ट्रेशन के अपने आखिरी इंतहा को पहुंचता है। वो अगर हुकूमत को देखता है तो हुकूमत उसके लिए कोई बात नहीं करती। जिस किस्म का रिलीफ हुकूमत दे रही है, वो रिलीफ तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि शायद गुर्बत का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। 1000 रुपया या जिस किस्म के रिलीफ की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत के खजाने में पैसे नहीं है, मान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन अवाम किसकी जिम्मेदारी है? चोरों को, डकैतों को, जो बड़े चोर, बड़े लोग हैं जो यहाँ से निकल गए, उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सारी की सारी कार्रवाई, सारी ताकत, हुकूमती सारी सलाहियतें उधर ही लगा दी जाएंगी? क्या ये इदारे, मुख्तलिफ चीजें इस तरह से बद इंतजामी का निशान बनेगी? क्या हम अपने अंदर से वैल्यूज को खत्म करके, अगर हमारे मुल्क में चोरी डकैती में जिस तरह से कत्ल गारत हो रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे हमारे जिस्म में से इन लोगों ने दिल, जज्बात, वैल्यू सब कुछ खत्म कर दिया, और अगर खाली हमारी सांस चल रही है ना, सिर्फ सांस, तो ये लोग ये कह रहे हैं, हुकूमत और ये इदारे ये कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं। क्या वाकई हम लोग जिंदा हैं जी? क्या मैं, आप, हम जिस दुख से मुतवातिर हम ये बातें कर रहे हैं, हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मैं तो ये सोचने पर इस वक्त परेशान हूँ कि क्या वाकई हम जिंदा हैं? ये सिर्फ हमारा ये जो जिस्म धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, तो हम सांसें लेकर, देखिए ये इस किस्म की चीजें कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं। हम जिस जहाने पे पहुंच गए, जिस तरह की चीजें, क्योंकि जब हम हुकूमत के मामला देखते हैं, जब IMF की चीजें देख रहे हैं, जब हम स्टेट बैंक की बातें सुन रहे हैं, फिर जिस तरह से हम नस्ला टावर को देख रहे हैं, फिर हम अपने मुल्क के और हालात देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ तो चोरों का ही राज है। अगर हम हुकूमती सतह पर जाते हैं तो भी हमें यही आवाज सुनाई देती है। कोई भी हुकूमती नुमाइंदा बैठता है, जो इल्जाम एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, जिसको देखो दूसरे पे कीचड़ छाल रहे, दूसरा तीसरे पे कीचड़ छाल रहे। एक आम आवाम से बैठी है, एक तरफ पेट में रोटी नहीं है, बीमार का इलाज नहीं है, दिहाड़ी नहीं है, रोजगार नहीं है, हुकूमत की तरफ देखो तो वो तो खुद समझ में नहीं आता, अगर बुरे भी हैं तो अब तो ये भी समझ में नहीं आता कि इन बुरों में बेहतर बुरा कौन है। तो बेहतर बुरा कौन है? बहुत बड़ी बात की आपने, बेहतर बुरा कौन है इनमें? तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, और इस किस्म का इंतशार अगर इसी तवातुर से फैलता रहा तो ये हुक्मरान तो तब है ना जब हम पाकिस्तानी जिंदा हैं। हम पर राज करना चाहते हैं ना, हम पर राज कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हमें तिल मार देंगे, कुछ तो सचमुच ही मर के कब्र में चले जाएंगे जमीन के नीचे, जो बाकी बचेंगे उनके दिल मर जाएंगे, जो और कोई बचेगा उसकी वैल्यूज के जज्बात मर जाएंगे, तो हुक्मरानी किस पे कीजिएगा? हुक्मरानी किस पे कीजिएगा? अवाम है तो हुक्मरान है। मैडम, अभी जाहिर है आपका इंटरेक्शन होता होगा पुलिस से भी होता होगा, कानूनी इदारों से भी होता होगा, तो ये मतलब इतने खामोश और इतने लापरवाही का मुजाहरा इनकी तरफ से भी, मैंने DIG साहब को मुतादिद बार मैंने उनको याद भी कराया कि आज आपने प्रोग्राम में आना है, और उन्होंने मुझसे कमिटमेंट भी की कि मैं प्रोग्राम में आऊँगा, लेकिन खैर वो नहीं आ पाए, उन्होंने कॉल पे भी नहीं आ सके, और वो नहीं आ रहे, उनके पास बयानिया नहीं होगा, जिस तरह आपने कहा कि बयानिया नहीं है, जाहिर है जब सवाल होंगे तो उनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो खैर DIG साहब नहीं आ पाए। बात यह है कि जब पुलिस का बयानिया भी नहीं है, हुकूमती इदारों की खामोशी है, कोर्ट्स खामोश हैं, जब कोर्ट्स इनको अप्रोच करती हैं, सो मोटो लेती हैं, तो ये कहते हैं कि आप जो है ना वो इंतजामी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो ये किस तरफ जा रहा है कराची? क्या कराची को प्लानिंग के तहत तबाह किया जा रहा है ताकि कराची की आबादी मिनिमम हो जाए? शहरत को काट दीजिएगा तो बाकी जिस्म कैसे चलेगा? कराची शहरत है पाकिस्तान का, और ये हम सबको पता है, सिर्फ हुकूमत को नहीं, एक आवाम को भी पता है। रह गई बात कोर्ट की, जिस तरह से पुलिस वालों के साथ वहाँ पे बात होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जजेस समझते नहीं कि पुलिस किस तरह से करप्शन करती है। जजेस बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे ये गवाहान को
क्या उनके साथ सलूक करते हैं, और गवाही किस तरह मैनिपुलेट करते हैं। सही। और सबूत किस तरह से बदल दिए जाते हैं, सबूत किस तरह से गायब हो जाते हैं, क्योंकि अदालत कहीं ना कहीं मजबूर होती है कि जो शवाहिद, जो चीजें उसको मिलेंगी, जो गवाह उसको मिलेगा, वो उस पर फैसला करेगी। ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? ये पुलिस के पास होती हैं, या वो सोशल प्रेशर जो माशरा डालता है किसी पर के, जब कोई सोमोटो नोटिस ले भी लिया जाता है, कोई चीज बड़ी अच्छे आगे मंतकी अंजाम पे, तो फिर वो लोग जो उन्होंने केस किया होता है वो अपनी FIR वापस लेते हैं, वो अपने आप को पीछे विड्रॉ कर लेते हैं। ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे माशरे में अब जिस तरफ हम जा रहे हैं, हम क्योंकि मुसलमान हैं, अल्लाह का करम है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह करे कि हम नाम के नहीं काम के मुसलमान हो जाए। आपने कभी भी देखा होगा, चाहे वो टॉक शोज हों, चाहे वो हमारे कानून बन रहे हों, हमारे हमेशा बात बहुत अच्छी होती है, कानून इतना अच्छा बनता है कि दिल खुश हो जाता है। यानी हमारे लोगों को बात करने का हुनर और बात करने का फन तो ऐसा आता है कि हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन अब इशू ये हो गया है कि क्योंकि अच्छी बातें बहुत सारी जमा हो गई, हर तरफ से जमा हो गई, हर इदारे की तरफ से जमा हो गई, और अच्छा अमल किसी भी इदारे के पास से निकल कर नहीं आ रहा, अवाम के पास से निकल कर नहीं आ रहा, इनफरादी सतह पर नहीं आ रहा, इज्तिमाई सतह पर नहीं आ रहा, किसी हल्के में नहीं आ रहा, न सियासी में, न समाजी में, न मजहबी में। जब वो चीजें नजर नहीं आ रही तो इस वक्त तो समझ ही नहीं आ रहा कि डूबते को अगर तिनके का सहारा हम कहें तो वो जो थिंक टैंक्स होते हैं ना, जो समाजी रहनुमा होते हैं, समाजी लोग होते हैं, या जो दानिश्वर होते हैं, जो लिखारी होते हैं, या इवन जो सही मायनों के सहाफी होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो पूरे माशरे को देखते हैं, समझते हैं और फिर कोई बात वो करते हैं। इस वक्त यकीन जानिए वो सब गंग है, उनको समझ नहीं आ रहा कि मुंह से क्या अल्फाज अदा करे, क्योंकि अल्फाज अदा करने भी इतना मोहतात रहना पड़ रहा है, क्योंकि किसका नाम लें और किसका छोड़ दें। नाम तो सबका लेना पड़ रहा है, और अगर सबका नाम ले लेंगे तो किस किसकी दुश्मनी की जद में आ जाएंगे। लेकिन जिसका दिल दुखी है, मैं आपको जैसे अपने इदारे के लिए कहूँ कि मैं दुखी लोगों को संभाल रही हूँ, समेट रही हूँ, लेकिन कितनों को समेट लूंगी? जो काम हुकूमत के हैं वो कोई NGO तो नहीं कर पाएगी। एग्जैक्टली, NGO सपोर्ट कर सकती है। NGO तो है ही सपोर्ट सिस्टम। NGO को तो हुकूमत को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जात में कुछ नहीं है, हम असल में पाकिस्तान का ही चेहरा है। जितनी भी NGOs इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं और अच्छा काम, जो बुरा काम कर रही है वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन जो भी अच्छा काम कर रही है, मैं कहती हूँ वो तो है ही हमारी हुकूमत का, हमारे पाकिस्तान का चेहरा है, तो उनको तो थैंक यू कहना बनता है। लेकिन अगर उनके भी रास्ते बंद किए जाएं या वो भी अगर हक के लिए आवाज उठाएं तो उनको भी बहुत सारी परेशानियां देखना पड़े। तो आप तसव्वुर कीजिएगा कि ये इंतशार कहाँ तक फैलेगा। और मुर्दा जिस्मों पर राज नहीं किया जाता, जिंदा रूहों पर राज किया जाता है। मुल्क मुर्दा जिस्मों से नहीं चलते, जिंदा लोगों से चलते हैं। और ये जिस किस्म के हालात चल रहे हैं ना, जिस तेजी से, क्योंकि जो सच बोल रहा है वो भी परेशान है, जो सच नहीं बोल रहा परेशान तो वो भी है। अब इस वक्त बचने की हालत किसी की भी नहीं है। कहानी घर घर पहुंच चुकी है इस वक्त। कौन सा घर है जो डकैती से बचा हो? जो डकैती से बचा होगा, कौन सा घर है जो कोविड से इस वक्त बचा हुआ होगा? आप हालात तो देखें ना कि कितने मल्टीपल इश्यूज अवाम के बीच में आ गए हैं। और फिर जिस किस्म का इस वक्त हमारे पास सोशल मीडिया का एक नेटवर्क है जिसको मॉनिटर सही तरह नहीं किया जाता, नशा जिस तरह से इस वक्त आम कर दिया गया है, जो काम करने वाले लोग थे, जो देखिए जो सेंसिटिव, वैसे तो नशा बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कभी उन लोगों से बात करके देखिएगा, वो लोग जो सेंसिटिव होते हैं, जो इमोशनल होते हैं, जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा सोसाइटी का बार पड़ता है, माशरे का, रिश्तों का बार पड़ता है और उसको संभाल नहीं पाते, तो वो फरार का रास्ता ढूंढते हैं। और जो फरार का रास्ता ढूंढते हैं तो वो नशे में जाते हैं। जब हुकूमत उन जगहों को नहीं बंद करती, उन जगहों को सील नहीं करती जहाँ से नशा प्रोवाइड होता है, ये हमारे सारे काम करने वाले बच्चे, जवान बच्चे, हमारे लोग, हमारे मेहनती लोग, ये नशे में चले जाते हैं। और नशा करने के बाद ये किसी की क्या मदद करेंगे? ये तो अपनी मदद नहीं कर पाते। कितने लोगों को हम खो रहे हैं और किस तरह खो रहे हैं? जिन मजदूरों ने हमारे मुल्क को संवारना था, बनाना था। मैं तो तालीम की बात भी नहीं कर रही ना, मैं तो अनपढ़ की बात, हमारी बिल्डिंग्स बनानी थी, उसको अगर दिहाड़ी नहीं मिली, कोविड में रोजगार नहीं मिला और वो नशे में चला गया, तो वो बिल्डिंग बनाएगा या अल्लाह रहम कर दे अपने लिए 2 गज जमीन मांगेगा? हम नशे वालों को कितनी हकारत से देखते हैं। कभी नशे वालों के भी करीब जाके आप, इनके भी रिहैब होने चाहिए, बल्कि रिहैब में जाने से पहले इनको, इनकी फैमिलीज को, माशरे को इतना सपोर्ट सिस्टम दो कि इतनी बुरी तरह कोई ना टूटे कि अगला। दिमाग हमारी सबसे कीमती चीज है जो हमें सब कुछ बताती है। नशे में जाके दिमाग हम अपना सुन करते हैं, तो कितनी अजियत देते हैं हम किसी इंसान को कि वो कहता है कि मेरा दिमाग ही सुन हो जाए, मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पे लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं। कौन सी बेहिसी है, कौन सी डकैती जो अपने आप को मार रहा है नशा करके, उसके लिए डकैती कर लेना, चोरी कर देना, किसी दूसरे को कत्ल कर देना, कौन सी बड़ी बात है?
हम तो अपने, हमारी तो कौम वो है जो इतनी अजियत और तकलीफ में है कि अपने आप को भी मार रही है, अपने सगों को भी मार रही है। जिस किस्म का हमारे पास कंटेंट आ रहा है कि हमारी यूथ जिस तरह का कंटेंट कर रही है, रेप केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो आप चोरी डकैती को क्या कह रहे हैं? वो तो अपनी जगह तकलीफ है, लेकिन जहाँ इज्जतें खत्म हो जाती हैं और कत्लो गारत हो जाते हैं, ये कोई एक चीज नहीं है। आप जहाँ जहाँ आप आवाज लगाएंगे, एक जुर्म की बात करेंगे, आगे से 100 जुराइम की आवाज आएगी। बहुत शुक्रिया मैडम, आप प्रोग्राम में टाइम देने के लिए और प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, इतनी अच्छी बातें करने के लिए कि हुकूमतें जो राज होता है वो मुर्दाओं पे नहीं होता, वो जिंदा जिस्मों पर होता है, वो जिंदा रूहों पर होता है। तो राज करने के लिए लोगों को जिंदा रखना पड़ेगा और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को बेहिस ना करे, लोगों को अंदर से ना मारे, क्योंकि लोग रहेंगे तो आपकी हुकूमत रहेगी, लोग रहेंगे तो आपकी बादशाहत रहेगी, पाकिस्तान रहेगा तो आप रहेंगे। जनाब इसी मौजू के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।